उपचुनाव में कांग्रेस का पैंतरा, कांटे से कांटा निकालेगी कांग्रेस, बीजेपी के बागियों पर डाल रही डोरे। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा, जनता गवाह। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने जिस तरह के दांवपेच अपनाए, ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस 24 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को मात देना चाहती है। कांग्रेस के निशाने पर है पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें मात देने के लिए उपचुनाव में कांग्रेस उन बीजेपी नेताओं पर दांव लगाना चाहती है जो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सिंधिया समर्थक कांग्रेस नेताओं से चुनाव हारे थे। ऐसे नेताओं को टिकट देकर कांग्रेस कांटे से कांटा निकालने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस के अलग अलग नेताओं को पिछले चुनाव में पराजित बीजेपी नेताओं से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद के दम पर एक पूरे के पूरे गुट को जो अपने अंदर शामिल किया है, वो गुट इनके लिए मुसीबत बन गया है। उस गुट को साधने के चक्कर में मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा। मंत्रिमंडल नहीं बनने की वजह से भाजपा में असंतुष्ट लोगों की जो कड़ी है वो बड़ी होती चली जा रही है। और यही चीज है कि भाजपा की सरकार अल्प समय की सरकार है। आने वाले समय में जनहितैषी मुद्दों पर भाजपा के कई नेता इधर से उधर हो सकते हैं, ये समय बताएगा। हम किसी को जोड़ने तोड़ने के अंदर विश्वास नहीं करते। 2018 में ग्वालियर सीट से वरिष्ठ नेता जयवाहन सिंह पवैया कांग्रेस प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर से हार गए थे। अब 2020 में होने वाले उपचुनाव में पवैया को तोमर का साथ देना होगा। पवैया पर कार्यकर्ताओं का दबाव भी है, पर वे आरएसएस की विचारधारा से जुड़े होने के कारण बागी नहीं होंगे। इस हालत में कांग्रेस दूसरे प्यादे को तलाश रही है। सांची अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार की ये परंपरागत सीट रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में शेजवार के बेटे मुदित शेजवार यहां से कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी से चुनाव हारे थे। अब चौधरी बीजेपी के टिकट पर खड़े होंगे। जाहिर है शेजवार आसानी से चौधरी का समर्थन नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस अब मुदित शेजवार पर डोरे डाल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की देवास जिले की हाटपिपलिया सीट भी उनके हाथों से खिसक रही है। जोशी को उनके विरोधी मनोज चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर 2018 में चुनाव हराया था। अब चौधरी विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस यहां भी जोर लगा रही है। उधर अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी की जाति को लेकर चल रहे मामले में अब कांग्रेस इसे अदालत में चुनौती देगी। जज्जी पर अलग अलग जातियों से अलग अलग चुनाव लड़ने का आरोप है। इसके अलावा कांग्रेस ने सभी सीटों पर अंदर खाने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि बीजेपी की भी कांग्रेस के हर पैंतरे को ध्वस्त करने की तैयारी है। बीजेपी का दावा है कि सभी 24 सीटों पर उसके प्रत्याशी जीतेंगे। रणनीति बना रहे हैं, हमारी तैयारी है, हम सारी सीटें जीतने वाले हैं। हम कोरोना से पर जीत हासिल करेंगे, पहला लक्ष्य है। और बाद में बाई इलेक्शन आए या बाकी और भी इलेक्शन आए, उस पर भी जीत का संकल्प है, वो हम जीतेंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस को बीजेपी ने 15 महीने में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब बीजेपी कांग्रेस के किले में सेंध लगाकर सिंधिया समर्थक 22 विधायकों को अपने पाले में ले आई। अब कांग्रेस उसी हथियार को उपचुनाव में आजमा कर बीजेपी से सत्ता छीनने की कोशिश करेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी जैसी कांग्रेस, या आप कह सकते हैं कि जैसे को तैसा। इस किस्म की कुछ सोच के साथ टक्कर देने की एक कोशिश बाय इलेक्शन में करने जा सकती है अगर कांग्रेस की बात करें। और ये जो खबर है ये नई दुनिया में के भोपाल एडिशन में प्रकाशित हुई और इसके शिल्पकार हैं, यानी इस खबर के आर्किटेक्ट हैं धनंजय प्रताप सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, जो इस बातचीत में तो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन पहले क्या ऐसा हो सकता है, इस पर हम कुछ पहलुओं को देख लें। ये एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है, लेकिन रणनीति सबसे बेहतरीन वो होती है जो ज़मीन पर जैसी सोची गई है वैसी एग्जीक्यूट हो सकती है। एग्जीक्यूट होने के पीछे उम्मीद की किरण है कमलनाथ। कमलनाथ इस तरह की राजनीति के बहुत ही माहिर राजनेता माने जाते हैं। और याद करेंगे, अगर आप पीछे लौटेंगे 15 महीने पहले, तो उन्होंने भी शुरुआत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस तरह की जोड़ तोड़ को लेकर उन्होंने काफ़ी अपना एक्सपर्टाइज दिखाया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस इस रणनीति को फॉलो करने की कोशिश तो करेगी,
कितनी कारगर होगी, क्योंकि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्डर बेस्ड पार्टी है और जहां अनुशासन का कवच भेदना आसान नहीं होता है। और बीजेपी की पुरजोर कोशिश होगी, क्योंकि वो जानती है कि चाहे ग्वालियर हो, चाहे सांची हो या कुछ और क्षेत्र हो, वहाँ चुनौती दोहरी होगी, क्योंकि बीजेपी के नेता मन में कुछ और, ऊपर कुछ और। कई जगह तो वो प्रत्याशी ही हैं जो पिछले चुनाव में हारे हैं, तो कई चुनौतियां हैं और कांग्रेस जानती है कि अगर वो इनका ठीक से फ़ायदा उठा ले गई तो वो चमत्कार भी कर सकती है। लेकिन चमत्कार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन रणनीति अगर इसको हम देखें पेपर पर, कागज़ पर अगर हम देखें, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति और व्यूह नीति नज़र आती है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं इस खबर के आर्किटेक्ट, जैसा मैंने आपको कहा, धनंजय प्रताप सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत स्वागत करता हूं धनंजय जी आपका। और साथ ही दो और मेहमान जो राजनीतिक मित्र हैं हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत करता हूं। और पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय जी, ये खबर आपकी लेखनी से निकली और सामने आई, क्या देखते हैं आप? अगर मैं जानना चाहूँ बतौर एक पत्रकार कि कितना आपको लगता है कि ये रणनीति निसंदेह एक बेहतरीन जवाब हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी का जो डीएनए है उसको देखें और बीजेपी की तैयारी भी अगर हम देखें, तो आपको कितना लगता है कि कितनी कारगर हो सकती है? हालांकि असंतोष का फ़ायदा तो मिल सकता है। जी शरद जी, आपने पूरी हालांकि राजनीति के एक एक एंगल को डिफाइन कर दिया, लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहता हूँ। देखिए कि बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती तो है। एक तरफ उसको कांग्रेस से लड़ना है, दूसरी तरफ उसको आंतरिक लड़ाई से भी निपटना है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा शरद जी, कांग्रेस में जो आंतरिक द्वंद्व शुरू हो गया है, ये द्वंद्व किस हद तक जाता है, उसका परिणाम क्या होता है, कांग्रेस कितना एकजुट होकर के इस रणनीति को अंजाम तक पहुंचाती है, किस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ती है, उस पर डिपेंड करेगा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण भाजपा बहुत सारी चुनौतियों को ढंग से निपट लेगी, अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को भी वो बहुत हद तक के मना लेगी। लेकिन फिर भी ये जो कहीं ना कहीं जो खदबदा रहा है विरोध शरद जी, ये बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है भाजपा के लिए, अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब होती है तो। दूसरी चीज़ ये है शरद जी, देखिए आपने जैसा बोला कमलनाथ जी के बारे में, वो मैनेजमेंट के माहिर आदमी तो हैं, लेकिन पहली बार वो भी गच्चा खा गए जी, है कि नहीं जी। तो अब वो बाकी नेताओं के साथ किस तरह से सामंजस्य बना पाते हैं, और वो भाजपा के लोगों में, भाजपा के जो नाराज कार्यकर्ता है उनका कितना विश्वास अर्जित कर पाते हैं, इस पे बहुत कुछ मुझे लगता है चुनाव परिणाम डिपेंड करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये भी इस पे भी काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि क्या 2018 में जो एक ट्यूनिंग हमने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की देखी थी जी, तो वो एक बहुत अहम, क्या वो ट्यूनिंग इस बाय इलेक्शन में देखने को मिलेगी? क्योंकि जैसा आपने कहा कि कांग्रेस का द्वंद्व और बीजेपी की बेचैनी, ये दोनों में जो जिसका बेहतरीन फ़ायदा उठा ले जाए वो नैया पार लगा सकता है। तो ये देखना होगा क्या कमलनाथ जी को कोई सपोर्टर उस तरह का मिलेगा जो मध्य प्रदेश की सियासत के हर पेंचोखम से वाकिफ़ है और उनके लिए वो कर सकता है जो 2018 में किया था। और बीजेपी क्या अपनी बेचैनी और अंदर धधकते हुए, खदबदाते हुए असंतोष के लावे पर काबू पाकर कुछ ऐसा मंत्र फूंक सकती है कि सब संतुष्ट हो जाएं, जो बहुत कठिन लगता है। बहरहाल पंकज जी, किस तरह देखते हैं? चुनौतियां राजनीति का हिस्सा हैं और धनंजय जी की खबर का भी ये बखूबी हिस्सा हैं, जो अगर देखें तो ये रणनीति कांग्रेस के लिए बड़ी रास आती हुई बड़ी मुफीद जान पड़ती है। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें अभी सोच के स्तर पर हैं, विचार के स्तर पर हैं, कागज पर हैं। शरद जी, मैं पहली बार किसी डिबेट में दुविधा में हूं, क्योंकि धनंजय जी जैसा वरिष्ठ पत्रकार बैठा है जिनकी लेखनी को काटना मेरी क्षमताओं में नहीं है, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं, तो जो जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर आपसे 2-3 बातें बोलना चाहता हूं। धर्म युद्ध करिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूं। पहले आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी की 2018 में कमलनाथ जी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। सर, दिग्विजय सिंह जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में ये बोलकर इलेक्शन कैंपेन से किनारा कर लिया था कि मैं जहां जहां कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने, प्रचार करने जाता हूं,
वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती। तो 2018 के चुनाव में दिग्विजय सिंह जी ने फॉर्मली कांग्रेस पार्टी के लिए कोई पब्लिक मीटिंग कैंपेन एड्रेस को नहीं किया था, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जिनके प्रति पूरे सम्मान के साथ कमलनाथ जी, कि वो बहुत एक्सपर्ट हैं और वो कुछ ना कुछ चमत्कार कर देंगे। सर 15 महीने में जिनको ये पता नहीं चल पाया कि चमत्कार हो गया और 22 विधायक उनके साथ के चले गए, वो 20 मार्च तक कहते रहे सुबह तक कि अब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, इनसे बात हो गई, उनसे बात हो गई, मंत्री पहले आएंगे, विधायक बाद में आएंगे, नतीजा सबके सामने है। तो सर ना तो कोई ट्यूनिंग थी दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की, ना कोई कैंपेन था, ना जो उनकी पॉलिटिकल एक्सपर्टीज और पॉलिटिकल मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज की बात होती है वो सबके सामने है। नंबर 3, आपने बात करी कांटे से कांटा निकालने की। सर यही सोच कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक है, वो सबको कांटा मानते हैं, वहां कोई फूल है ही नहीं। ये कमल के फूल की पार्टी है सर, यहाँ कोई कांटे की बात नहीं की जाती, यहाँ टांके से टांके की बात की जाती है। एक टांके से दूसरा टांका जोड़कर धागा और ताना बाना बुना जाता है, जोड़ने की सोच के साथ ये पार्टी काम करती है। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की राजनीतिक जूतम पेजार उस कमलनाथ जी के बयान की स्वीकृति के बाद सामने आई कि उन्होंने एक और पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम लिया और कहा कि उनकी वजह से मैं भुलावे में रहा, उन्होंने मुझे आश्वस्त रखा कि सब संपर्क में कोई नहीं जाएगा, गए तो 1-2 लोग जाएंगे। तो सर जिस पार्टी को अभी यही नहीं पता कि वो जमीन पर है कि रसातल में, धरातल पे है कि तालाब में, अधर में है कि हवा में, इनके शरद जी बड़े अहंकार की बात आपको जानते हो कि मैं नहीं करता, पर जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी के पास है, बड़े विनय पूर्वक कह रहा हूं कि पहला प्रयास कांग्रेस पार्टी ये करे कि 22 ढंग के प्रत्याशी पर खड़े कर ले, वही उपलब्धि होगी। और परसों कमलनाथ जी कहते 22 के 22 उपचुनाव जीतेंगे। सर मतलब मैं बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए, धनंजय भाई बैठे हैं, परिपक्व पत्रकार हैं, अजीत मेरे भाई हैं, आप ये बताइए शरद जी, क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आपको इन हालतों में लगती है कि 22 के 22 सीटें जीत पाएगी? तो राजनीतिक हवाबाजी बयानबाजी अलग है, लेकिन ये कांटे से शरद जी पंचर करते हैं दूसरे के पॉलिटिकल मूवमेंट को, और वही हो रहा है कांग्रेस में। तो उसी कांटे का एक दुरुपयोग कर रहे हैं पॉलिटिकल पंचर लेकिन करने के लिए। पंकज जी हमेशा युद्ध में और युद्ध की रणनीति में ये कहा जाता है कि प्रतिद्वंदी कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसकी ताकत को के बारे में किसी भी तरह का, देखिए ये बिल्कुल सही बात है। मैं कमजोर नहीं मान रहा शरद जी, मैं कमजोर नहीं मान रहा, हाँ। मैंने ये नहीं कहा, मैं सर वस्तु स्थिति जो अभी हमारे आपके सामने है, जैसी मानसिकता से कांग्रेस पार्टी इस समय 2-4 है, जिस प्रकार का आंतरिक द्वंद अब सड़कों पर है, कि जहां कमलनाथ जी खुले रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के झूठे बुलावे के चलते फिर डिनर डिप्लोमेसी खंडन आया है, उसका खंडन भी आया है। अरे सर खंडन शरद जी आप भी जानते हैं। चलिए भदौरिया साहब को सुन लें। भदौरिया साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रतिपक्ष नहीं तय कर पा रहे सर। फिर मैं आपकी तरफ लौटूंगा। भदौरिया साहब, आपने सुनी बातें, पंकज जी ने कहीं वो मोटिवेशनल गुरु वाला उनका अंदाज था, कहीं उनका अंदाज पोइटिक काव्यात्मक भी हो चला था, कई जगह ब्याज स्तुति और कटाक्ष से भी भरा हुआ था। तो ढेरों बाण छोड़े हैं आपके मित्र और आपके सहोदर पंकज जी ने, क्या कहेंगे? आदरणीय शरद जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पंकज जी बहुत जल्दी उस भारतीय जनता पार्टी में रच बस गए हैं। मुझे नहीं मालूम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अभी तक सदस्यता ली है कि नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में रच बस गए हैं कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, है ना। तो इतनी जल्दी आशा नहीं थी आदरणीय पंकज जी, आप इसी कांग्रेस में पले बड़े हुए, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अंतर्द्वंद कहाँ है। अंतर्द्वंद वहाँ है जहाँ आज मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा 1.5-2 महीने होने के बाद। आज जो सिंधिया निष्ठ लोग हैं वो जाके बीडी शर्मा और सुहास भगत जी के पास जाके गुहार लगा रहे हैं कि सिंधिया जी को मंत्री बना दो। वो सिंधिया जी जो देश के कांग्रेस के एक और दूसरे तीसरे नंबर के नेता हुआ करते थे, आज उनके लिए एक प्रदेश अध्यक्ष से गुहार लगाई जा रही है कि हमारे नेता को आप मंत्री बनवा दीजिए। आप कहाँ बात कर रहे हैं, किस गुमान में हैं? मैं उस ग्वालियर चंबल संभाग को आदरणीय पंकज जी बिलोंग करता हूं और रग रग से वाकिफ हूं। ये ग्वालियर चंबल संभाग वो वीरों की भूमि है, यहाँ जो उसके मतदाताओं के साथ, जो घर परिवार के लोगों के साथ छलावा करता है, चाहे वो कोई हो,
वो कभी भी किसी उसको माफ भदौरिया नहीं साहब, करती। ये यहाँ की मैं रग-रग निवेदन में, करूंगा यहाँ की माटी मैं में। निवेदन करूंगा आदरणीय कि शरद जी, मैं आज कुछ भावनात्मक चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं, राजनीति में होती हैं। पंकज जी की बातों में भी भावना का तत्व खूब झलका, खूब उसकी चमक हमने देखी, लेकिन कुछ तथ्यात्मक चीज़ें भी हों कि इन 24 सीटों की अगर हम बात करें और ग्वालियर चंबल में जहां 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं बाई इलेक्शन, कितनी ताकत आपकी है जी? आदरणीय शरद जी, मैं आदरणीय शरद जी, पहले जो प्रश्न उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, पहले मैं उनका जवाब देना मुनासिब समझता हूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। आदरणीय धनंजय जी ने कहा, वो निश्चित रूप से बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनको पढ़ता रहता हूं, परंतु जहां तक बात है कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस वर्तमान में पूरी तरीके से एकजुट है, कहीं कोई नई बात नहीं है। और जहां तक 22 विधायक और मंत्री जाने की बात है, तो आप खुद समझ सकते हैं आदरणीय शरद जी और धनंजय जी खुद समझ सकते हैं कि जब देखिए कि जब घर का परिवार का मुखिया ही घर छोड़ के चला जाए तो कहाँ क्या स्थिति होगी, किस पे विश्वास किया जाए। जहां तक आप बात कर रहे हैं 22-24 सीटों की, तो मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहूंगा, आप सर्वे करा लीजिए, हर विधानसभा में हर जिले में आपका नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क है। आज देख लीजिए क्या स्थिति है, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, इनके जो विधायकों ने जो इस्तीफा दिया था, मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया था, वो आज जनता के बीच में नहीं जा पा रहे। बड़ी बुरी स्थिति होके आ रही है शरद जी। जहां तक आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो कई लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता ये खुद अपने आप में आश्चर्यचकित है। आप देखिए मुरैना जिले में 5 उपचुनाव होने जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी की लोकसभा है, क्या नरेंद्र सिंह जी चाहेंगे 6 में से 5 विधायक सिंधिया नेस्ट जीत के आए, जिससे कल से उनकी लोकसभा में भी प्रश्न चिन्ह उठ जाए, उनकी लोकसभा टिकट के लिए भी। तो ये सब चीजों को सब चीज समझ रहे हैं भारतीय, लेकिन सर इसके साथ एक रणनीति का मजबूत मुलम्मा चाहिए, जो धनंजय जी ने भी कहा कि कांग्रेस को अपने द्वंद्व से निकलना पड़ेगा, उसको उस सदमे से भी निकलना पड़ेगा जो सरकार गिरने की वजह से उसके टॉप लीडर्स को, उसके नेताओं को और उसके कार्यकर्ता को लगा है, क्योंकि बीती ताही बिसार के आगे की सुधिले, यही सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। पंकज जी से बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन क्या कांग्रेस इसकी तैयारी में जुटी है? मैं आऊंगा भदौरिया साहब, लौटूंगा, वक्त कम है, आपके पास पूरा मौका होगा। मैं धनंजय जी की तरफ मैं फिर आऊंगा। धनंजय जी, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्या जरूरत है इस वक्त? अभी कमलनाथ जी का भी कहना है और कांग्रेस के टॉप लीडर्स का भी कहना है, कोरोना हमारी पहली प्राथमिकता है, लड़ाई जारी है, उसके बाद हम इलेक्शन की लड़ाई और उसके बारे में बात करेंगे। आपने जैसा कहा कि कांग्रेस का द्वंद्व, ये द्वंद्व आप क्या देखते हैं? क्या लीडरशिप की स्वीकार्यता का द्वंद्व आप देखते हैं? कमलनाथ जी के नेतृत्व को लेकर क्या एक पूरे मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि एक उस किस्म की फिर बात आती है दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के समन्वय की, फिर उन नेताओं की जो नेपथ्य में चले गए या धकेल दिए गए, अजय सिंह जी की बात करूं, राजेंद्र सिंह जी की बात करूं, अरुण यादव जी की बात करूं, किस द्वंद्व की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए शरद जी, आपने तो सारे द्वंद्व को सामने ला दिया कि किस तरह का द्वंद्व है और किस तरह की एकजुटता है कांग्रेस में। फिलहाल जो द्वंद्व सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ना, वो दिख रहा है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में जिस तरह के डिफरेंसेस दिख रहे हैं, सार्वजनिक रूप से भी दिख रहे हैं। आप भले उस बात का खंडन करते, लेकिन आम आदमी समझता है शरद जी उस बात को। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने एक तो एकजुटता की है, दूसरी चीज क्या है, संगठन की है। अभी तक के कांग्रेस का संगठन निचले स्तर पर बहुत मजबूत नहीं हो पाया है। दीपक बाबरिया ने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो खुद ही विदा हो गए। अब कांग्रेस के पास अभी कोरोना का संकट चल रहा है, संगठन को भी खड़ा नहीं कर सकते, तो दूसरी चुनौती संगठन की रहेगी। तीसरी चुनौती शरद जी प्रत्याशी की रहेगी कि वो कितना मजबूत प्रत्याशी भाजपा की तुलना में वहाँ उतार सकती है। अभी मोटा मोटी तो यही है जो दिख रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये महत्वपूर्ण बात है। पंकज जी, द्वंद्व जो है वो कोरोना की तरह है, वो हमेशा मौजूद रहता है मनुष्य के मन में भी, राजनीतिक दलों के संगठन में भी, और इस पूरी चेतना में मनुष्य की द्वंद्व एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव रहता है। और इसी द्वंद्व से जो बहुत सक्षमता से, कॉम्पिटेंसी से लड़ पाते हैं, वही रियल फाइटर या रियल वॉरियर के तौर पर सामने आते हैं। आज का एक अपडेट आपकी जानकारी में ला दूं, ग्वालियर में पूछा गया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से कि सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री पद की बात उठी है, तो प्रहलाद पटेल जी का उत्तर था कि बीजेपी में इस तरह की परंपरा नहीं है।
मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बीजेपी की तरफ से एक निर्णायक कमेंट है, ये चीज़ें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को तय करनी होंगी, लेकिन द्वंद्व रहेंगे क्योंकि प्रतिद्वंदिता, आप चाहे किसी पार्टी की बात कर लें, परिवार की बात कर लें, समाज की बात कर लें, प्रतिद्वंदिता का तत्व हमेशा रहता है। सिंधिया जी बीजेपी में आए हैं, आप लाख कहें कि प्रतिद्वंदिता की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रतिद्वंदिता रूपी ये द्वंद्व मौजूद रहता है। लड़ना आपको भी है इससे, यानी बीजेपी को। जी देखिए शरद जी, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में लड़ने के लिए नहीं आए हैं और मैं उसमें दोष मीडिया को, आप मित्रों को नहीं देता, क्योंकि आप अभी भी सिंधिया जी और उन तमाम लोगों को जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जहां गुटबाजी, खेमेबाजी, खामेबाजी, द्वंद्व, अंतर्द्वंद, बीजेपी में भी है पंकज जी, बीजेपी में भी खेमेबाजी, गुटबाजी है। जी शरद जी, मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो प्रहलाद पटेल साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया और पद्धति और परंपरा नहीं है। और कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में आएगा, कौन राज्य के मंत्रिमंडल में आएगा, कब आएगा और कौन आएगा, ये निर्णय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी क्रमशः होते हैं और ये संविधान सम्मत व्यवस्था है, इस पे कोई किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए, विशेषकर कांग्रेस को। अब यदि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मध्य प्रदेश की बात करें तो शरद जी बहुत विनयपूर्वक स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी सरकार दोनों की प्राथमिकता कोरोना को हराना है। और शरद जी, जब अवसर आएगा तो अभी हम कोरोना को हरा रहे हैं, फिर कांग्रेस को भी हराएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी कोरोना से लड़ने की है, कांग्रेस को तो कभी भी हरा लेंगे। और जहां तक सुहास भगत जी और वीडी शर्मा जी की बात है, आदरणीय सुहास जी हमारे संगठन महामंत्री हैं, आदरणीय वीडी शर्मा जी मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में अपनी बात रखें। जी सर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, वो आदरणीय सुहास जी से मिलेंगे। जी ठीक है पंकज जी, बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में भदौरिया साहब की बात सुन लेते हैं। जी भदौरिया साहब बोलें। जी कल क्या कितनी जल्दी चाल चरित्र और चेहरा बदलता है आदरणीय शरद जी, इसीलिए लोग राजनेताओं पर विश्वास नहीं करते। कांग्रेस अध्यक्ष कल तक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थी, प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। क्या चाहिए था कमलनाथ जी से? अरे मैं जानता हूं 8 जिलों के अंदर एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक बिना रिकमेंडेशन के ट्रांसफर नहीं होता था, और आज जितनी स्थानांतरण हुए, परिवर्तन, मुझे लगता है इन बातों का अर्थ नहीं है भदौरिया साहब। ये समय न क्रोध, पीड़ा और भावना से भरकर चर्चा करने का नहीं है। कांग्रेस के लिए बात कीजिएगा, अनवांटेड सलाह है ये, हम लोगों को ये अधिकार नहीं है। जी ये स्थितियां जो आज भारतीय जनता पार्टी का इतने कम से गुणगान जो कर रहे हैं, लक्ष्य पर केंद्रित रही नहीं पार्टी, यही तो समस्या कांग्रेस के साथ है। क्या आप खेत की बात करो, जुम्मे 4 दिन बात हो रही, चुनाव की, कोरोना से लड़ने की मंत्री। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं भदौरिया साहब का, धन्यवाद पंकज जी का, और धन्यवाद प्रताप सिंह जी का। और लड़ाइयाँ हमेशा कठिन ही होती हैं, चाहे वो कितनी भी आसान प्रतीत हों, और इसीलिए कहा गया है कि लड़ाई कोई भी हो, किसी भी लड़ाई को लड़ने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि उसको यही मानकर लड़ा जाए कि वो अब तक की सबसे कठिन लड़ाई है। और जो भी मध्य प्रदेश की राजनीति के 2 ही योद्धा हैं, बाइपोलर पॉलिटिक्स है, बीजेपी और कांग्रेस, और इन दोनों ही योद्धाओं में जो इस मंत्र को आत्मसात करके मैदान में उतरेगा, निश्चित तौर पर वो बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब होगा। अब ये कौन होगा, ये वक्त बताएगा। नमस्कार।